हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नेम क्या है? प्रश्न। ठीक है, इसका क्या है नेम? प्रश्न है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रस्तावना। जिस प्रक्रिया द्वारा अपने माता पिता से संतान की उत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? जन्म बोलते हैं, जन्म लेना बोलते हैं। सभी जीवधारियों का यह एक विशेष महत्वपूर्ण गुण है। इसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, एक जाति में लगातार उत्पन्न होना और उसका पालन करना। ठीक है, दूसरा, उस जाति की जनसंख्या को बढ़ाना। ओके, जन की क्रिया का विकास कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों द्वारा होता है। यह आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुछ जीव अपनी माता के शरीर में बढ़ते रहते हैं, जैसे हाइड्रा, ईस्ट, ओके, ऑनियन। खुश यांड अपने अंडों से बाहर निकालते हैं। दूसरे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बच्चों के रूप में पैदा होते हैं, जैसे बिल्ली का बच्चा, मनुष्य का बच्चा आदि, कुछ मामलों में कोशिकाएं दो या अधिक भागों में विभाजित होकर जन करती हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम अकेले ही जन करते हैं। इस प्रकार नए जीव की संरचना अनेक विधियों द्वारा होती है। ठीक है, अलग अलग विधियां होती हैं जिनके द्वारा नए जो जीव होता है उसकी संरचना होती है। फर्स्ट है विखंडन, सेकेंड है आपका मुकुलन। विखंडन में द्विविखंडन, बहुविखंडन, और मुकुलन में पुनर्जन्म, बीजाणुजन और कायिक प्रवर्धन। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें टॉपिक है अलौकिक जन। अब ये प्रस्तावना के बाद पहला आता है हमारा अलौकिक जन। इस प्रक्रिया में संतति एक ही जन व्यक्ति से पैदा होता है। इसमें जन कोशिकाएं नहीं होती, अतः इसे अलौकिक जन नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलौकिक जन के गुण केवल एक ही जन व्यक्ति का होता है। ओके, जन कोशिकाएं नहीं होती, जन्म दर तेजी होता है और कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिससे समान रूप के दो अथवा अधिक जीव बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अलौकिक जन की विधियां। पहला है विखंडन। इस प्रक्रिया द्वारा एक परिपक्व संतति कोशिका में विभाजन होता है और इनमें से प्रत्येक एक वयस्क जीव में वृद्धि करता है। खिंडन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विखंडन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन में पहले केंद्रीय विभाजन होता है, उसके पश्चात कोशिका मुकुल में एक संकीर्ण प्रकट होता है, जिससे कोशिका द्रव दो भागों में जो है विभाजित होता है और दो संतति जीव बन जाते हैं। द्वि का मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होना। अमीबा तथा पैरामीशियम इसके क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बहुविखंडन। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि दो होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन होते हैं। बहुविखंडन जब एक ही केंद्रक कई बार विभाजित होकर बहुत से केंद्रक बनाता है और प्रत्येक केंद्रक एक नए जन को जीव देता है, तो इस प्रकार से विखंडन को बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम इसका क्या होता है? उदाहरण होता है। ओके, दूसरा होता है आपका मुकुलन। बहुकोशिकीय जीवों जैसे हाइड्रा में अलौकिक जन मुकुलन के द्वारा होता है। शरीर की कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है। इस पार्श्व उभार को ही आप मुकुल कहते हैं। जन शरीर के ऊपर मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए हाइड्रा का रूप ले लेता है और अंत में यह एक जनक शरीर में अलग हो जाता है और बढ़कर एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इस संपूर्ण क्रिया को मुकुलन कहते हैं, जैसे स्पंज। ओके, नेक्स्ट है आपका मूंगा, हाइड्रा, ईस्ट इत्यादि। फिर है आपका संविभाजन। इस प्रक्रिया के दौरान स्पाइरोगाइरा की यह परिपक्व शरीर दो या अधिक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। इनके प्रत्येक भाग एक नए जीवन को अकेले जन्म देता है, जैसे स्पाइरोगाइरा, ओके, प्लेनेरिया, नेक्स्ट है आपका टुवेलरिया आदि। फिर आता है बीजाणु प्रजनन। असामान्य जलवायु की दशा, जैसे गर्मी में सूखा जल, भोजन की कमी होती है। पौधे जैसे कवक, डबल रोटी पर फफूंदी, बैक्टीरिया, ईस्ट के अंदर केंद्रक थोड़े से कोशिका द्रव के साथ एक बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ आता है आपका कायिक प्रवर्धन, वनस्पति का विस्तार। ओके, इस प्रक्रिया द्वारा नए पौधों के भागों, तना, पत्तियों, जड़ों आदि में बिना किसी जनक जीव की सहायता से विकसित होता है, जैसे तने शकरकंद में, पत्तियां पत्थर चट्टे में, जड़ें जिमीकंद में, ऊतकों की प्रकृति कमल करना, कटिंग करना, दाब करना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका प्रकृति विधि द्वारा वनस्पति विस्तार।
सबसे पहले इसमें है तनों के द्वारा हमारा ये विस्तार होता है, ठीक है, जो तने होते हैं। शकरकंद के पौधे में या पुदीने की में कलियां विकसित होती हैं। संपूर्ण तनों में गुणक विधि द्वारा विकास होता है, ठीक है। बल्ब मतलब कंद, बल्ब एक रूपांतरित तना है। इसमें बहुत छोटे तने तथा मोटी पत्तियां होती हैं। बल्ब के अंदर कली होती है जिससे नए पौधों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जमीन के अंदर पाए जाने वाले तने को कोलोकेसिया कहते हैं। यह चारों ओर से फूला हुआ और मोटा होता है। इसके ऊपरी भाग पर पत्तियां होती हैं। नए पौधों के विकास के लिए इनमें कलियां जो हैं क्या होती हैं, वो उपस्थित होती हैं, ठीक है। फिर है आपका प्रकंद मतलब रिजोम। प्रकंद एक छोटा फूला हुआ संचयी भूमिगत तना होता है जिस पर भूरे शल्क पत्र कलिकाएं तथा जकड़ा जड़ें भी होती हैं। यह अदरक, हल्दी आदि पौधों में पाया जाता है। उचित परिस्थितियों में प्रकंद पर विद्यमान कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न कर देती हैं। फिर आता है आलू के कंद। आलू के का कंद जमीन के ऊपर फूला हुआ भाग होता है। इनमें जल और भोजन एकत्रित होता है जिसे आप क्या कहते हैं, कंद बोलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है रनर। अब ये रनर क्या होता है, इसमें क्षितिज से तना निकलता है, ओके, एक तना निकल जाता है और इसमें कलियां होती हैं जो एक पैमाने पर पत्तियों के रूप में ढकी होती है। ऐसे पौधे स्ट्रॉबेरी मतलब झरबेरी और बटर कप जो आपका होता है रनर होते हैं, ठीक है। फिर है चूसक मतलब चूसने वाले पौधे। चूसक एक ऐसा पौधा है जिसका तना जमीन के अंदर से ऊपर की ओर नए पौधों का विकास करता है, जैसे क्राइसेन, थैलामस, पुदीना, बांस आदि का विस्तार चूसक का काम करता है। फिर है पत्तियों द्वारा। कुछ पौधे पत्तियों के ऊपर कलियां विकसित करते हैं जैसे पत्थर चट्टा, ठीक है, आपका फाइलम है या फिर बिग्नोनिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम बनावटी विधि द्वारा वनस्पति विस्तार, ओके। अब कृत्रिम बनावटी से आप कैसे उनका विस्तार करते हैं। कृत्रिम विधि द्वारा पौधे का विस्तार किसानों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जिसे बागवानी कहते हैं। अनेक विधियां जैसे कलम है, दाब है, कटिंग है, उत्तकों की प्रकृति, इनके विस्तार का प्रयोग बागवानी और नर्सरी में क्या किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपका कलम लगाना। अब ये कलम लगाना क्या होता है, ओके। कलम लगाना एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले एक विशेष पौधे का विकास करना होता है। इनमें एक पौधे के तने को काटकर दूसरे पौधे के तने से जोड़ दिया जाता है जिससे पौधा जड़ पकड़ता है। इसे स्टॉक मतलब तना कहते हैं। तना सभी आवश्यक पोटेशियम तत्वों को दूसरे भाग में पहुंचाता है। इस विधि क्या तकनीक से पौधे अच्छी किस्म के तैयार होते हैं जैसे आम, सेब, गुलाब, रबड़ और नींबू आदि। देखिए ये दिख रहा है आपको इस तरह से, ओके। फिर आती है आपकी कटिंग। आलू, गुलाब, गन्ना, लौंग और कुछ पौधों का विस्तार इस विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। इनको नमी वाली मिट्टी में लगा दिया जाता है और ये जड़ जो है क्या कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा दाब। इस विधि द्वारा पौधों की शाखाओं को जमीन की तरफ झुकाकर नमी वाली मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद बाहर वाले भाग पर पत्तियां निकालना शुरू हो जाती हैं। जब इस शाखा को पौधों से अलग किया जाता है तो स्वतः विकसित होना वाला जो पौधा हो जाता है जैसे चमेली, चंपा, गुलाब और आपका बियोगेनविलिया आदि, ओके। फिर है उत्तकों की प्रकृति। अब उत्तकों की प्रकृति क्या होती है, टिश्यू कल्चर एक आधुनिक विधि है। इसके द्वारा पौधों का विस्तार किया जाता है। एक छोटा उत्तक एवं कोशिकाओं के जल को काटकर एक कंटेनर में रखते हैं और पौष्टिक तत्व जो हैं उसमें डालते हैं, ठीक है। यह माध्यम पौष्टिकरण में जल की अवस्था है, ठीक है, जो हार्मोन्स को भी प्राप्त करता है, जो कोशिका बनाता है और उनमें छोटे समूहों की कोशिका में विभाजित करता है। उत्तक का काल्स मतलब गांठ के रूप में विकसित होता है, विकास होता है। काल्स का छोटा भाग अन्य मध्यम में स्थानांतरित होता है जिसमें उनकी जड़ें विकसित होती हैं और छोटे पौधों का विकास होता है। इन छोटे पौधों को मिट्टी में उगाते हैं और तब ये बड़े पौधे जो हैं बन जाते हैं, ठीक है। इस तकनीक को सूक्ष्म विस्तार कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है विस्तार आर्किडिम्स, ठीक है, या नेक्स्ट है आपका क्राइथेमिस। इसके बाद आपका स्पायरा
रागस और बहुत से अन्य पौधे जो उगाने के लिए उक्त प्रकृति तकनीक का उपयोग किया कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वनस्पति विस्तार की सुविधा। अब इनकी सुविधा क्या होती है? जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं कर सकते उनका विस्तार इस विधि द्वारा होता है, जैसे केला, आपका आलू है, चमेली है, नारंगी है, गुलाब है। यह विधि पौधों के आर्थिक और जल्दी विस्तार की विधि है। इसमें बीजों से पौधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस विधि से उत्पन्न होने वाली पौधों का विस्तार जो है वो शीघ्र होता है। विकास के पिछले कुछ सालों में जिन पौधों को इस विधि द्वारा उगाया जाता है वह विधि बीज को उगाने की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बिना बीज के फल जैसे बिना बीज का संतरा इस विधि द्वारा प्राप्त होता है। वांछित लक्षणों के साथ चयनित करके एक बड़ा स्टॉक तना बना सकता है। अब अध्ययन करें कि एक संपूर्ण पौधा वनस्पति के पत्ती, तना आदि भागों की रचना कैसे करता है। आओ फफूंदी लगी डबल रोटी में जीवाणु के विकास का अध्ययन हम करते हैं। ओके, ये एक प्रयोग है कि केले के पौधे को जमीन से अलग करें या काट लें। इस कटे हुए भाग को मिट्टी में लगाएं और देखें शीघ्र ही यह उगने लगता है। 1 साल के बाद उसमें फल आने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुनः उत्पत्ति। अब दोबारा से उत्पत्ति कैसे होती है? इस प्रक्रिया द्वारा पुनः संपूर्ण भाग या कुछ भाग शरीर से अलग हो जाने पर अलग हुए भाग की कोशिकाओं द्वारा पूर्ति की जाती है। यह अधिकतर छोटे जानवरों जैसे हाइड्रा, आनीवर्म, स्पंज, तारा मछली आदि में होता है। इसमें दूसरा भाग भी निकाल आता है। ठीक है, मतलब दूसरा भी निकल आता है। हमारे अगर कुछ कट जाए तो वो नहीं आता, लेकिन इनमें आ जाता है। इसे पुनः उत्पादित क्रिया कहते हैं। फिर है आपका लैगिंग उत्पत्ति, मतलब जन। इस प्रक्रिया में माता पिता मतलब नर और मादा दोनों का जन होता है। इसको लैगिंग जन कहते हैं। इस प्रकार का जन लिंग कोशिकाओं पर आधारित होता है। लैगिंग जन का गुण, इसमें नर और मादा की भागीदारी होती है, लिंग कोशिकाओं की भागीदारी होती है। जन दर जो है वो धीमी होती है। लैगिंग जन में संततियों के गुणों में विभिन्नता होती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। पहली आपकी आती है द्विलिंगी। ये अकेले ही नर तथा मादा युग्म नज का निर्माण करते हैं। ये जीवधारी उभयलिंगी मतलब हर्माफ्रोडाइटस कहलाते हैं, जैसे केचुआ, जोक, हाइड्रा, फूल आदि। ओके, नेक्स्ट है भ्रूण। इसमें निषेचन के बाद एक युग्मज बनता है जो आपका एक नए जीव में विकसित होता है। नेक्स्ट है नर। नर युग्मक शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मादा। मादा युग्मक अंडाशय में अंडाणु उत्पन्न कराते हैं। ओके, फिर आता है आपका निषेचन। नर और मादा युग्मों के संलयन को निश्चयन करते हैं, इसका फलस्वरूप युग्मनज बनता है। फिर है आपका युग्मक। जन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनाते हैं। नेक्स्ट एक लिंगी। इस प्रजाति में नर मादा से भिन्न होता है, जैसे मनुष्य। फिर नेक्स्ट है आपका अंडाणु। माता अंडा या डिंब उत्पन्न करती है। इसमें अंडे बड़े होते हैं, ये बिना पूंछ के होते हैं। इनका जन अंडाशय के अंदर ही होता है। नेक्स्ट शुक्राणु। नर शुक्राणु उत्पन्न करता है। इसमें शुक्राणु क्रियाशील तथा छोटा होता है और इसकी पूंछ जो है वो वृषण में बनती है। फिर आपका नेक्स्ट है युग्मनज। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जो नए जीव में विकसित होता है। निषेचन में एक जीव का शुक्राणु उसे जाति के दूसरे जीव के अंडाणु से सलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव में लैगिंग जन। अब मानव में किस प्रकार से लैगिंग जन होता है? नर जन तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले आपका वृषण। मानव में अंडों के आकार के एक छोटी आपकी जोड़ी अंडे होते हैं। ठीक है, इन्हें वृषण कहते हैं। यह एक थैली के रूप में एक पतली त्वचा के होते हैं। इन्हें वृषण कोश कहते हैं। यह उदर गुहा में होते हैं और ये शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये आपका अंतर है अलोंगिंग और लैगिंग में। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है।
चलिए एक बार देख लेते हैं। अलैंगिक जन्म में क्या है? अलैंगिक जन्म वह क्रिया है जिसके अंतर्गत केवल एक ही जन की भागीदारी होती है। ओके, अलैंगिक जन्म की विधियां आपकी विभिन्न विधियां होती हैं। ये जन कोशिकाओं की भागीदारी नहीं होती और इसमें छोटे जो जीवों में होता है ये सामान्यतः, जैसे अमीबा, ईस्ट, अनेक पौधों की प्रजाति। लैगिंग में क्या है? इसमें नर मादा दोनों की भागीदारी होती है, केवल एक विधि जन होता है। ओके, दो प्रकार के जन कोशिकाएं की भागीदारी होती है। इसमें सामान्यतः उच्च या बड़े जीव जंतुओं में होता है, जैसे गाय, आदमी, कुत्ता आदि। ओके, नेक्स्ट है आपका एक लिंगी और द्विलिंगी जीवों में अंतर। एक लिंगी क्या होते हैं? जो जीवधारी केवल एक ही प्रकार के युग्म मतलब आपके गैमेट्स का जन करते हैं, वे एक लिंगी जीव होते हैं। एक लिंगी जीवों में अकेले एक प्रकार का प्रजनन अंग और जन होते हैं। एक लिंगी नर या मादा हो सकते हैं, जैसे मेंढक, मछली, चिड़िया, रेंगने वाले जंतु, मानव आदि। ओके, नेक्स्ट है द्विलिंगी। जिन जीवों में नर और मादा दोनों प्रकार के युग्म होते हैं उन्हें द्विलिंगी जीव कहते हैं। द्विलिंगी जीवों में नर और मादा दोनों होते हैं, ठीक है, और द्विलिंगी एक समय नर तथा दूसरे समय मादा बन जाते हैं, जैसे केचुआ, जोग, अधिकतर फूल वाले पौधे आदि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है? एपिडियाग्मिस। प्रत्येक वृक्षण एक पतली कुंडली नुमा नली होती है जिसे एपियार्डिस कहते हैं। यह शुक्राणु इकट्ठा करती है। फिर आपका आता है शुक्रवाहिनी। प्रत्येक वृक्षण से एक लंबी नली निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। यह उदर गुहा में शुक्राणुओं को संचालित करती है। इसमें उदर गुहा की ग्रंथियों से नलिकाएं आकार मिलती हैं, ठीक है, जो उत्सर्जन द्वारा वीर्य बनाती हैं। वीर्य मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका शीशन। यह एक मांसल अंग होता है जिसमें रक्त भरा रहता है। ओके, इससे मूत्र बाहर निकलता है। यह मैथुन के दौरान वीर्य को बाहर निकालता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है मादा जनतंत्र। स्त्री जनतंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले आपका अंडाशय। स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय दोनों ओर वृक्क के समीप उदर गुहा में स्थित होता है। अंडाशय के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का उत्पन्न होता है और मादा हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है, फिर आपका आता है डिंबवाहिनी। अंडाशय के पश्च भाग के समीप एक और कीप जैसी संरचना होती है जो आगे जाकर लंबी कुंडलित नालिका, आपकी जो कुंडलिक नलिका बनाती है। इन्हें डिंबवाहिनी नली कहते हैं और ये अंडाणु को गर्भाशय में जोड़ देती है। फिर आता है गर्भाशय। यह एक चौड़ा मांसल कोष्ठक है जो अंडाणु प्राप्त करता है और विकासशील भ्रूण को रखता है। यह भ्रूण विकसित होकर पूर्ण शिशु बनता है और माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है। फिर आता है विकास। मनुष्य में एक वयस्क पुरुष शुक्राणु पैदा करता है और वयस्क महिला अंडाणु पैदा करती है। मैथुन के दौरान पुरुष अपनी शुक्राणु स्त्री के अंदर स्त्री के शरीर में छोड़ता है। सामान्यतः एक शुक्राणु अंडों के साथ मिलकर फलयुक्त अंडों की रचना करता है जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण माता के शरीर में एक बच्चे के रूप में क्या होता है? विकसित होने लगता है। सभी जीवधारी का जन्म मनुष्य की तरह नहीं होता। कुछ जंतु अंडे देते हैं। इन अंडों को सेने पर नए छोटे बच्चे निकलते हैं, जैसे चिड़िया, मेंढक, छिपकली आदि। ओके, कुछ जीवधारी बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सुअर इत्यादि। फिर नेक्स्ट है जीवधारियों के प्रकार। एक लिंगी जैसे मेंढक, पक्षी, आदमी। द्विलिंगी केचुआ, जोक आदि। एक व्यक्ति के प्रकार। पुरुष से नरलिंगी कोशिका पैदा होती है, स्त्री से स्त्रीलिंगी कोशिका पैदा होती है। ठीक है, युग्मक के प्रकार। नर युग्मक वृक्ष में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। मादा युग्मक अंडाशय में अंडाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है निषेचन के प्रकार। आंतरिक निषेचन मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि पशुओं में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मेंढक, मछली दोनों ही अपने अंडे तथा शुक्राणु जल में छोड़ते हैं। यहाँ निषेचन की क्रिया शुक्राणु तथा अंडाणु के मेल से होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पौधों में लैंगिक प्रजनन। अब पौधों में किस तरह से लैंगिक प्रजनन होता है? पौधे भी लैंगिक जन करते हैं। वे पौधे जिनमें फूल होते हैं पुष्पी पौधे कहलाते हैं, जैसे गुलाब, आम इत्यादि। जिन पौधों में फूल नहीं होता उन्हें अपुष्पी पौधे कहते हैं, जैसे शैवाल, संवार, फन इत्यादि। फूल पुष्पी पौधे का पुनर्रूपादित भाग होता है। एक पूर्ण फूल में 4 चक्करदार भाग होते हैं। इनमें से एक भाग की अनुपस्थिति में फूल पूर्ण तथा विकसित नहीं होता। फल द्वारा पौधे का लैंगिक जन जो है वो होता है। ओके। सामान्य फूल के भाग। ओके। अब जो नॉर्मल फूल होता है उसके क्या क्या भाग होते हैं? सबसे पहला है पुष्प चक्र। कली का बाहरी भाग जो फूल के चारों ओर चक्करदार होता है, ठीक है, उसे पुष्प चक्र या पुष्प कोश कहते हैं। फिर है दल पत्र, मतलब भीतरी भाग। दल पत्र पंखुड़ियों से ढके हुए भीतरी फूल की रचना करता है। यह दूसरा चक्करदार घेरा होता है जिसे पंखुड़ियां कहते हैं। ये जंतु मानव कीटों को आकर्षित करता है। ओके। नेक्स्ट है आपका पुमंग। फूल का नर भाग होता है। यह फूल में तीसरा चक्करदार भाग है। ठीक है। अब पुमंग के अंदर आता है तंतु। फूल का आधार जिस पर फूल रहता है वह एक लंबे तने के रूप में होता है, इसे हम तंतु कहते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका पराग केसर रखने वाला फूल का गोल फूला हुआ भाग। यह एक प्रकार का फूल का ढांचा होता है जिसे परागकण कहा जाता है। ठीक है। पुंकेसर परागकण उत्पन्न करते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका आता है गाइनोसियम, मतलब अंतपूर्व जनान खाना। गाइनोसियम एक फूलत पौधे का जनित भाग है। प्रत्येक सदस्य इस गाइनोसियम का गर्भ केसर या अंडप कहलाता है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिकाग्र, ठीक है, और फिर अंडाशय। पहला है परागकणों को परागकोश से वृत्तिकार एक स्थानांतरण होता है। फिर है यह लंबी पतली नलीनुमा डांट होती है जो आपकी वर्तिकाग्र तथा अंडाशय से को जोड़ती है। फिर अंडाशय। अंडाशय में बीजांड होता है। प्रत्येक बीजांड एक अंडप होता है जो मादा युग्म है। इसके अंदर एक या अधिक कोष्ठ भी हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट होता है आपका परागण। अभी परागण क्या है? परागकणों का परागकोश से वृत्तिकाग्र तक के स्थानांतरण को परागण कहते हैं। परागकोश से परागकण झड़कर या तो उसे पुष्प पर गिर जाता है या किसी अन्य पुष्प तक पहुंचते हैं, जैसे जल, वायु, कीट, तितली, पतंगा, ठीक है, चींटी और मनुष्य आदि। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है स्व परागण। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण स्व परागण कहलाता है। इस प्रकार के पराग मटर, चाइना, गुलाब आदि में पाया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पर परागकण। एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण पर परागकण कहलाता है। नेक्स्ट कीटों द्वारा परागकण। पौधों के फूलों में एक प्रकार के अमृत होता है, मतलब रस होता है। इसमें शर्करा घुली रहती है, इसलिए कीट इसको खाते हैं। जब कीट पौधों पर से उड़ते हैं तो पराग उनके पैरों में लग जाता है। जब वे दूसरे पौधों के फूल पर गिर जाते हैं तो उनके पैरों में लगा पराग उस फूल में पहुंच जाता है। इस प्रकार कीट एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वायु परागण। कुछ पौधों के फूल में रस नहीं होता। पराग वाले पौधों से वायु द्वारा यह पराग दूसरे पौधों में जाता है। इस प्रकार बहती हुई वायु से यह क्रिया होती है तथा परागण होता है। नेक्स्ट है आपके पौधों में निषेचन कैसे होता है। परागकण के पश्चात परागण एक पराग नली
बनाती हैं, ठीक है। परागनली में 2 नर युग्मज होते हैं, एक नर युग्मज परागनली से होते हुए अंडाशय में अंडे तक पहुंचता है, ठीक है। यहाँ इसका अंडे से संयोजन हो जाता है, ओके, और एक युग्मज का निर्माण होता है, यह संयोजन निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट है बीजों की रचना। निषेचन के पश्चात फूल की पंखुड़ियां, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र गिर जाते हैं, बाह्य दल सूख जाता है और अंडाशय को पकड़ लेता है। उसके अंदर कोशिकाएं विभाजित होती हैं और वृद्धि करती हैं। इसके बाद बीज बनना आरंभ होता है, ठीक है। बीज में एक समकक्ष पौधा या भ्रूण होता है। नेक्स्ट फलों की रचना। भ्रूण की प्रथम विकसित अवस्था बीजों में होने लगती है, ये क्रियाशील हो जाते हैं। छोटे बीज को उत्पादित करने की इस प्रक्रिया को बीज अंकुरण प्रक्रिया कहते हैं, ओके। सो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। अब इसके हम कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है प्रजनन कहलाती है। जंतुओं में प्रजनन 2 प्रकार से होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। पौधों में जन कलम द्वारा, कटिंग द्वारा, दाब लगाकर और उत्तकों की प्रकृति द्वारा ही होता है। मनुष्य तथा पशु एक लिंगी जंतु हैं, जबकि केंचुए, जोंक, हाइड्रा आदि द्विलिंगी जंतु हैं। नर जन तंत्र में वृक्ष, शुक्रवाहिनी तथा शीशन एवं मादा जन तंत्र में अंडाशय, इसके बाद आपकी डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय आदि अंग जो हैं होते हैं, ओके। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।